गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। यह वीडियो खासकर जेल वार्डन और यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस में जो हिंदी के क्वेश्चन आते हैं उसी का प्रैक्टिस सेट है। 37 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। पूरे कॉन्फिडेंस से आप टेस्ट दीजिए, कोशिश करिए ढेर सारा सही हो। अगर यहाँ से आपका नंबर ज़्यादा उठ रहा है तो आपका जो पेपर होगा जेल वार्डन वाला, वहाँ भी आप अच्छा खासा नंबर उठा सकते हो। तो चलिए अच्छे से आप पेपर को हल करिए, एकांत में बैठ के हल करिएगा। कोशिश करिएगा ऑनलाइन हल करने का और कोशिश करिएगा ढेर सारा आपका सही हो। और यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा कैसा पेपर आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। प्लस आप अगर किसी टॉपिक से ज़्यादा गलती हो रही है तो उस टॉपिक को आप किताब में ढूंढ कर 2-3 बार अच्छे से पढ़ डालिए ताकि एग्ज़ाम में वहाँ से गलती ना हो। तो चलिए देख लेते हैं, कोशिश करिएगा ढेर सारा सही हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का है, सोच लीजिएगा। क्वेश्चन है, जैसा करेगा डैश डैश भरेगा। ऑप्शन में क्या होगा? पहला कि वैसे भरा जाएगा, कि वैसा भरा जाएगा, तैसे भरा जाएगा, कि वही भरा जाएगा। सोचिए, आप एक बार आंसर सोचिए, फिर हम आंसर बोलेंगे, आप आंसर मैच कराएंगे। अगर सही होगा तो आप सही का टिक लगाएंगे, मतलब आप गिनेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। तो आंसर आप सोच लिए होंगे। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा दूसरा, वैसा। जैसा करेगा वैसा भरेगा, वैसे भरेगा नहीं। अगर ये लगाए हैं तो गलत है, ये दूसरा सही है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। थोड़ा सा ध्यान रख के आप टेस्ट दीजिए ताकि ढेर सारा आपका सही हो। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हिंदी के। देखिए, हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सब एक ही नंबर देंगे। तो हिंदी थोड़ी सरल पड़ जाती है। अगर थोड़े से अच्छे से तैयारी कर ली जाए तो एक नंबर सब देंगे। तो बहुत मेहनत सबके पीछे करने से अच्छा है सबके ऊपर बराबर मेहनत की जाए ताकि नंबर सबको एक ही देना है। तब अगर हिंदी पे थोड़ी अच्छी मेहनत कर ली जाए तो हिंदी से पूरा नंबर उठाया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान का तो निश्चित नहीं रहता कहाँ से आएगा। अगला देखते हैं, 2 सही 3/4 को हिंदी में क्या लिखेंगे, मतलब क्या कहते हैं। सोचिए, 3:15, 2:15, 3:15, 2:30। तो जनरली आप पढ़ के आए होंगे, सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, 2:15 बोलेंगे। 2 सही है, 3/4 को 2:15 बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, 2:30 तो हो ही नहीं सकता था, 3:15 हो ही नहीं सकता था। इस 2.75 बनेगा। ये 7.5 का मतलब लगभग आप 3 के पास पहुँच रहे हो, तो 2:15 होगा। इंपॉर्टेंट भी है, आप याद रखिएगा। अगला, छात्र नेताओं डैश डैश पूछने लगे। छात्र नेताओं पूछने लगे, में पूछने लगे, पर पूछने लगे, के लिए पूछने लगे, से पूछने लगे। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, से पूछने लगे। छात्र नेताओं से पूछने लगे, तो ऑप्शन चौथा सही है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला देखिए ध्यान से क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यह आम पका है और वह कच्चा। वाक्य में यह क्या है, मतलब इस वाक्य में जो यह शब्द है यह क्या है? सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेषण है, प्रविशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, सर्वनामिक विशेषण है। दरअसल सर्वनामिक विशेषण मतलब वो होता है जो किसी नाम के स्थान पर जिसका प्रयोग होता है वो सर्वनाम होता है। जैसे आप गाय पे निबंध लिखते हो तो आप लिखते हो ना, गाय पे जब निबंध लिखते हो तो गाय के 4 पैर हैं, गाय के पास 2 आँखें हैं, गाय के पास एक पूँछ है। फिर बार बार गाय ना लिख कर लिखते हो कि वह चारा खाती है, वह दूध देती है, मतलब आप वह शब्द किसके लिए? गाय के लिए यूज कर रहे हो। तो यह वह जो है ये सर्वनाम है, जो नाम की जगह पर, मतलब गाय की जगह, गाय के नाम की जगह पर आप यूज कर रहे हो। तो सर्वनाम वो होते हैं जो किसी नाम की जगह पर यूज होते हैं, मतलब प्रयोग होते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि यह शब्द क्या है, यह सर्वनाम है और सर्वनामिक विशेषण बता रहा है। मतलब यह आम का विशेषता बता रहा है कि आम कच्चा है, यह आम कच्चा है, आम की विशेषता बताया जा रहा है। तो सर्वनामिक विशेषण है, ये नाम की विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन दूसरा सही होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यदि सार्वनामिक विशेषणों का प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से पहले हो तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यदि अकेले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो ये सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, आम के पहले हुआ है इसलिए सर्वनामिक विशेषण बोला गया। अगर ये आम की जगह पर ही प्रयोग होता तो ये सर्वनाम कहलाता। जैसे आप लिखते कि आम आम बाजार से खरीद कर हम लाए हैं,
वह खट्टा है, तो पहले आप आम लिखिए, उसके बाद उसी आम को लिख दिए कि वह खट्टा है, मतलब आम को ही लिख दिए कि आम को वह खट्टा है, मतलब आम खट्टा है। जब आप आम की जगह वह यूज किए तो वह सर्वनाम हुआ। लेकिन अगर यह आम अगर हुआ तो यह शब्द जो है आम के पहले लगा तो ये सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा, तो यही कहा जा रहा है, तो सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्न में दिए गए वाक्य में यह आम पका है और वह कच्चा है में यह सार्वनामिक विशेषण है और वह सर्वनाम है, याद रखिएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, शुद्ध अशुद्ध वाक्य पहचानना है, तो आप वाक्य वाला चैप्टर भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, तो वाक्य ध्यान से देखिए और सोचिए कौन सा शुद्ध है। पहला है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है, ये पहला का वाक्य है। दूसरा, हम कह सकते हैं कि इस प्रकार साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। तीसरा है, इस प्रकार साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है, हम कह सकते हैं। चौथा है, हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। ये 4 वाक्य हैं, ध्यान से आप इनको पढ़ लीजिए और सोचिए कौन सा आंसर हो सकता है। चलिए आंसर आप सोच लिए होंगे, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है, यह वाक्य शुद्ध है, बाकी अन्य वाक्य अशुद्ध हैं। हम कह सकते हैं नहीं, पहले इस प्रकार आएगा, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार साक्षात्कार के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ हम कह सकते हैं गलत है, इस प्रकार के बाद हम कह सकते होना चाहिए था। तो आप इनके क्रम के हिसाब से शुद्ध अशुद्ध पहचानने की कोशिश करिए। अगर यहाँ गलती हो रही है तो किताब में इनको ढूंढिए और वहाँ पर उनको सही करने की कोशिश करिए। अभी पेपर हैं 1-2 दिन, तब तक आप सुधार सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। मतलब कह रहा है कि इसमें जो वर्तनी के हिसाब से शुद्ध है उसको आप ढूंढ के बताइए। पहला है उत्तरदायित्व, 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 उत्तरदायित्व सब में लिखा है, बस आपको ये पहचानना है शुद्ध कैसे लिखा जाता है। देखकर सोचिए, आप लिखे भी होंगे बहुत बार। चलिए आप सोच लिए होंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, उत्तरदायित्व ये सही है, बाकी सब गलत हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, अगर आप लगाए होंगे तो ये सही हुए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रात्रि का पर्याय नहीं है, मतलब ये कह रहा है कि इसमें कौन ऐसा है जो रात्रि का पर्यायवाची, पर्याय मतलब पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, ध्यान रखिएगा। यामिनी, रजनी, सजनी, निशा, सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, सजनी। सजनी जो है रात्र के पर्यायवाची नहीं है, एक प्रकार से इसका प्रयोग पत्नी के लिए किया जाता है। बाकी यामिनी, रजनी और निशा ये तीनों ही रात्र की पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, मतलब कि रात्रि का पर्यायवाची ये नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप। दिया गया है कि नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक में 3 शब्द पर्यायवाची हैं, बाकी एक अलग है, उसे ही बताना है जो अलग है। बाकी 3 पर्यायवाची होंगे किसी भी शब्द के। परलोक, स्वर्गादि, अन्य लोक, अन्य आदमी। सोचिए कौन सा अलग है, तो सरल है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, अन्य आदमी अलग है, बाकी परलोक, स्वर्ग, अन्य लोग, ये स्वर्ग एक ही जगह की बात हो रही है, ये सब एक ही पर्यायवाची हैं। बाकी ये तीसरा चौथा अलग है, तो ऑप्शन चौथा सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला है, विकर्षण का विलोम क्या होगा। विलोम शब्द पूछा जा रहा है। विपरीत, घर्षण, आकर्षण, समर्पण, तर्पण। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही होगा, विकर्षण का विलोम आकर्षण होगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेपर में आया हुआ है कई बार, ये विलोम शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट पर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक मिनट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द के लिए 4 विलोम विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त में से चयन करें। कह रहा है कि कौन सा, मतलब कि यहाँ पर इन चारों में से कौन तिमिर का विलोम है। 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, उनमें से उपयुक्त का चयन करना है। तो तिमिर का विलोम कौन सा है? प्रकाश, शीतल, सात्विक, रश्मि। ये रश्मि लिखा है, देख लीजिए आप। प्रकाश, शीतल, सात्विक, रश्मि। तो कौन इसमें, एक मिनट, रश्मि। सोचिए कौन सा सही होगा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, प्रकाश। दरअसल तिमिर मीन्स होता है अंधेरा। तिमिर मीन्स से अंधेरा होता है, तो अंधेरे का विलोम प्रकाश होता है। तो ऑप्शन पहला सही है, याद रखिएगा। आप विलोम शब्द जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए। जो आता है अनेक वाक्यों के लिए एक वाक्य, उससे क्वेश्चन है। जिसका विभाजन न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अखंडित, अविभाज्य, अविभक्त, अखंड। सोचिए, काफी मिलता जुलता आंसर है, यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए, सोचिए ध्यान से। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है। जिसका विभाजन न हो उसे अविभाज्य बोलते हैं। जिसको अलग ना किया जा सके, जिसका विभाजन न हो, उसे अविभाज्य बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दूसरा सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन है? मतलब इन ऑप्शनों में कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन है ग, घ, द, ध, ड, ढ, य, व। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, य, र, ल, व। ये अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। दरअसल अंतःस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः चारों अंतःस्थ अर्धस्वर भी कहलाते हैं। इनको अर्धस्वर भी आप कह सकते हो और अंतःस्थ व्यंजन भी हैं। दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखिए। आप समास भी किताब से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि समास से भी 1-2 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। क्वेश्चन है, अंशुमाली में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, बहुब्रीहि समास है इसमें। दरअसल बहुब्रीहि समास वे होते हैं जो किसी तीसरे की तरफ अंगित करते हैं। तो अंशुमाली सूर्य को कहा जाता है। तो यह बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास में उपमेय में उपमा, एक मिनट, बहुब्रीहि समास में उपमा करके किसी तीसरे की तरफ इशारा किया जाता है। तो यहाँ पर अंशुमाली जो है सूर्य को कहा जाता है। तो यह बहुब्रीहि समास होगा। आप समास एक बार किताब में जरूर ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। समास से कम 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे पेपर में। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान देखिए। किस वाक्य में अकर्मक का क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ठूंठ खड़ा है, हम सिनेमा देखते हैं, मोहन पानी पी रहा है, रजनी ने गीत गाया। सोचिए किसमें अकर्मक क्रिया है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, ठूठ खड़ा है। अकर्मक क्रिया मतलब जिसमें आप क्या शब्द बोलें तो उसके जवाब में आंसर ना मिले। जैसे आप दूसरा चेक करो, दूसरा हम बोलो, यहाँ एक हम सिनेमा देखने गए, तो क्वेश्चन हो सकता है क्या देखने गए? तो सिनेमा देखने गए। मोहन पानी पी रहा है, क्या पी रहा है? तो पानी पी रहा है। रजनी ने गीत गाया, तो क्या गाया? तो गीत गाया। क्या के जवाब में आंसर मिल जा रहा है। लेकिन ठूठ खड़ा है, अगर पूछा जाए क्या खड़ा है, तो ठूठ तो शब्द हो गया, ठूठ को छोड़कर क्या खड़ा है, तो ये पता ही नहीं है। इस मतलब इसमें कर्म की जरूरत नहीं है, तो ये अकर्मक है। ठूठ तो यहाँ पर जिसे बोलते हैं सर्वनाम हो गया, सर्वनाम को छोड़कर। बाकी यहाँ देखो सर्वनाम हम छोड़ छोड़ के हल कर रहे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? उपसर्ग और प्रत्यय भी आप ध्यान से देख के जाएंगे। तो सम उपसर्ग लगाकर कौन सा शब्द बनाया गया है?
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? संहार, स्वीकार, सप्रेम, साकार। सोचिए। चलिए आंसर बता रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, संहार में सम उपसर्ग लगा है। दरअसल शब्द हार में सम उपसर्ग जुटाकर संहार बनना है। उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर, शब्द के पहले जुड़ते हैं, ये पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। उपसर्ग सम से बनने वाले इस शब्द इस प्रकार हैं: संकल्प, संग्रह, संतोष, संयोग, संस्कृत, सम्मुख, संग्राम आदि ऐसे शब्द हैं जो सम उपसर्ग लगा के बनते हैं। तो यहाँ पे संहार में सम उपसर्ग लगा है। सम धन हार बराबर संहार, तो ये सम उपसर्ग बना। पहली बात। दूसरी बात ये जानते रहिएगा, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं शब्द के और प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ते हैं। तो याद रखिएगा, दोनों में अंतर भी समझते रहिएगा। और यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, यद्यप में कौन सी संधि है? यड़ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, यड़ संधि। दरअसल यदि इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा यदि धन अपि बराबर यद्यपि। शब्द यद्यप का संधि विच्छेद है यदि धन अपि। इसमें ई, यदि का ई आप यदि लिखोगे तो यदि में ई है और अपि का अ है, मतलब ई और अ मिलकर यह हो जाते हैं यड़ स्वर संधि का नियम है कि यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। जैसे अति धन आवश्यक बराबर अत्यावश्यक, ई धन आ मिलकर बना है। मधुधन आलय बराबर मध्वालय, ऊ धन आ मिलकर बना है। पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश। तो ऐसे ही बनते हैं यड़ संधि। आप यड़ संधि एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है, सॉरी जो क्वेश्चन है यद्यप में जो संधि है वो है यड़ संधि। याद रखिएगा, यदि धन अपि बराबर यद्यप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अपना हाथ जगन्नाथ, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? लोकोक्ति मतलब मुहावरा है। तो पहला ऑप्शन है ईश्वर से साक्षात्कार करना, ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है, और अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना। अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है। इसका अर्थ होता है कि अपना काम स्वयं ही संपन्न करना उचित होता है। यही इसका अर्थ होता है कि अपना हाथ जगन्नाथ। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत बार ये पूछा भी गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। अपना काम स्वयं ही कर लेना चाहिए, तो ये सही है। अगर इसका एक उदाहरण बनाए तो विक्रम सिंह ने अपने पड़ोसी के एक लड़के से कहा कि बेटा तुम मेरे छोटी बच्ची का स्कूल में नामांकन करवा देना, लेकिन बहुत बार कहने के बाद भी उसने नामांकन नहीं करवाया। तो विक्रम सिंह कहते हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ अर्थात किसी कार्य के लिए दूसरों से विनती करने से अच्छा है कि स्वयं कर लें। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप। चलिए गद्यांश वाला टॉपिक आ गया। जो 5-6 नंबर आते हैं यहाँ से गद्यांश, ये फ्री के नंबर होते हैं। अगर आप गद्यांश ध्यान से पढ़ लें तो कम से कम 5 या 6 नंबर आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो जब भी पेपर में आपको मिले तो आप इसके सभी क्वेश्चन सही करने की कोशिश करिएगा, और ये तभी हो सकता है जब आप एक बार गद्यांश अच्छे से पढ़ के आंसर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आप उचित विकल्प का चयन करें। इसके लिए पहले आपको वो कहानी या फिर गद्यांश जो दिया उसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए फिर कहानी पढ़ते हैं ध्यान से। कहानी है, भाषा का प्रयोग 2 शब्दों में किया जा सकता है। एक तो सामान्य जैसे लोक में व्यवहार होता है, दूसरा रचना के लिए जिसमें प्रायः अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय भावना के अभ्युदय एवं विकास के लिए सामान्य भाषा, एक मिनट, अभ्युदय एवं विकास के लिए अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय भावना के अभ्युदय एवं विकास के लिए सामान्य भाषा एक प्रमुख तत्व है। मानव समुदाय अपनी संवेदनाओं,
भावनाओं विचारों की अभिव्यक्ति हेतु भाषा का साधन अपरिहार्य मानता है। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। दिव्य ईश्वरीय आनंदानुभूति के संबंध में भले ही कबीर ने गूंगे केरी सरकरा उक्ति का प्रयोग किया था, पर इससे उनका लक्ष्य शब्द रूपा भाषा और महत्व को नकारना नहीं था। शब्द रूप भाषा के महत्व को नकारना नहीं था। प्रत्युत उन्होंने भाषा को बहता नीर कहकर भाषा की गरिमा को प्रतिपादित की थी। विद्वानों की मान्यता है कि भाषा तत्व राष्ट्रहित के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार किसी एक राष्ट्र के भूभाग की भौगोलिक विविधताएं तथा उसके पर्वत सागर सरिता आदि की बाधाएं उस राष्ट्र के निवासियों के लिए परस्पर मिलने जुलने अवरोध सिद्ध हो सकती है, उसी प्रकार भाषा विभिन्नता से भी उनके पारस्परिक संबंधों में निर्बाधता नहीं रह पाती। आधुनिक विज्ञान युग में यातायात एवं संचार के साधनों के प्रगति में भौगोलिक बाधाएं अब पहले की तरह बाधित नहीं करती। इस प्रकार यदि राष्ट्र की एक संपर्क भाषा का विकास हो जाए तो पारस्परिक संबंधों के गतिरोध बहुत ही सीमा तक समाप्त हो सकते हैं। मानव समुदाय को एक जीवित, जागृत एवं जीवंत शरीर की संज्ञा दी जा सकती है। उसका अपना एक निश्चित व्यक्तित्व होता है। भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम से इस व्यक्ति को आगे देखते हैं। भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम से इस अभिव्यक्ति को साकार करती है। इसके अमूर्त मानसिक वैचारिक स्वरूप को मूर्त एवं बिंबात्मक रूप प्रदान करती है। मनुष्यों के विविध समुदाय उनकी विविध भावनाएं, विचारधाराएं, संकल्प, आदर्श उन्हें भाषा ही अभिव्यक्त करने में सक्षम होती है। साहित्य, शास्त्र, संगीत आदि में मानव समुदाय अपने आदर्शों, संकल्पनाओं और धारणाओं, विशिष्टताओं को वाणी देता है। पर क्या भाषा के अभाव में काव्य सहित संगीत आदि का अस्तित्व संभव है? वस्तुतः ज्ञान राशि, भाव राशि, अपार संचित कोश जिसे साहित्य का अभिधान दिया जाता है, शब्द रूप ही तो है। अतः इस संबंध में वैमत्य की किंचित गुंजाइश नहीं है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके मनुष्य एक दूसरे के निकट आ सकते हैं, उनमें परस्पर घनिष्ठता स्थापित हो सकती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले एवं समझने वाले लोग परस्पर एकानुभूति रखते हैं, उनके विचारों में ऐक्य रहता है। अतः राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। यहीं पर ये कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक से क्वेश्चन होता है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और ज़रूरत पड़े तो वीडियो थोड़ा पीछे करके इस भाषा को फिर, इस पैराग्राफ को फिर से एक बार सुनिए। कोशिश करिए कि जो 4-5 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे सब सही हों। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? मतलब ये जो वाक्यांश दिया है गया है, इसका एक शीर्षक अगर लिखना हो तो क्या होगा? राष्ट्रीयता और भाषा तत्व, बहता नीर भाषा का, व्यक्तित्व विकास और भाषा, साहित्य और भाषा तत्व। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही होगा, राष्ट्रीयता और भाषा तत्व। इसमें भाषा और राष्ट्र को जोड़कर बहुत सारी बातें की गई हैं, अतः इसका सबसे उपयुक्त शीर्षक, मतलब इस पाठ का नाम आप लिख सकते हो, राष्ट्रीयता और भाषा तत्व। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप, 1 मिनट। क्वेश्चन है, मानव के पास अपने भावों, विचारों, आदर्शों आदि को सुरक्षित रखने के सशक्त माध्यम हैं। कौन से माध्यम है? भाषा और शैली, साहित्य और कला, साहित्य, शास्त्र और संगीत, व्यक्तित्व एवं सच्चरित्र। आप सोचिए। आप पीछे वीडियो पीछे करके आप एक बार फिर से वाक्यांश देख सकते हो, उसके हिसाब से आंसर लगा सकते हो। सोचिए क्या हो सकता है, कोशिश करिए गलत ना हो। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही होगा। मानव के पास अपने भाव, विचारों, आदर्शों को सुरक्षित रखने का जो सशक्त माध्यम है वो साहित्य और कला है। साहित्य और कला के माध्यम से अपने विचारों को वो उसमें सुरक्षित कर सकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़कर उनसे कुछ सीख सकें। जैसे हमारे रामायण, हमारे वेद रखे हुए हैं, वो साहित्य ही है, हमारे वैदिक साहित्य हैं, ताकि हम पढ़कर कुछ जान सकें। अगला देखते हैं। 1 मिनट।
भाषा बहता नीर से आशय क्या है? लालित्यपूर्ण भाषा, सधुक्कड़ी भाषा, सरल प्रवाहमयी भाषा, तत्समनिष्ठ भाषा। सोचिए, चलिए आंसर सोच लेंगे, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आंसर तीसरा सही है, सरल प्रवाहमयी भाषा। मतलब कि भाषा बहता नीर है, जिस तरह से पानी बहता रहता है, नीर में से जल होता है, जिस तरह से जल बहता रहता है सबके पास जाता है, उसी तरह से भाषा भी बहती रहती है, हर जगह पहुँचती है। तो सरल प्रवाहमयी भाषा ही बहता नीर कहा गया है, इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले में। अगला ध्यान से पढ़िए आप, एक मिनट। कह रहा है राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व आवश्यक है, क्योंकि वह ज्ञान राशि का अपार भंडार है, वह शब्द रूपा है और उसमें साहित्य सर्जना संभव है, वह मानव समुदाय की विचार व्यक्त का साधन है, वह मानव समुदाय में सहानुभूति और विचार एक का साधन है। सोचिए, चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, वह मानव समुदाय में एकानुभूति और विचार एक का साधन है। मतलब कि एक अनुभूति लोगों में पैदा करती है और विचारवान बनाती है, ताकि लोग अपनी बातें एक दूसरे के सामने रख सकें। ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन है, गूंगे केरी सरकरा से कबीर का अभिप्राय है कि ब्रह्मानंद की अनुभूति, ऑप्शन है, अनिवार्चनीय होती है, अत्यंत मधुर होती है, मौन व्रत से प्राप्त होती है, अभिव्यक्ति के लिए कसम साती है। सोचिए, चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, अनिवर्चनीय होती है। मतलब कि वो बता नहीं सकता, उसको उसके बारे में बोल नहीं सकता। जैसे गूंगे केरी सरकरा, मतलब किसी गूंगे को आप कुछ खिला दो तो वो बोल नहीं सकता। अगर उसको सरकरा मतलब मीठी कोई वस्तु खिला दो, फिर वो उसको व्याख्यान नहीं कर सकता। वही चीज़ है कि जब ब्रह्मानंद मतलब भगवान की अनुभूति होती है तो उसको आप बता नहीं सकते। तो ये ऑप्शन पहला सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला है, क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। सही वाक्य मतलब यहाँ आपको शुद्ध पहचानना है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, तलवार एक उपयोगी शास्त्र है, तलवार एक उपयोगी फौलाद है, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। सोचिए, चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही होगा। दरअसल शास्त्र तो होगा नहीं, दूसरा गलत हो गया। फौलाद होगा नहीं, ये भी गलत हो गया। अस्त्र और शस्त्र में आप कंफ्यूज रहे होंगे, तो ध्यान रखिएगा। अस्त्र वो होते हैं जिन्हें फेंक कर चलाया जाता है, और शस्त्र वो होते हैं जिन्हें साथ में लेकर चलाया जाता है। तलवार आप फेंक कर नहीं चलाते, साथ में लेकर चलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला है, इनमें से कौन तत्सम शब्द नहीं है? ध्यान दीजिएगा, तत्सम नहीं है। दधि, उष्ट्र, श्रृंगार, चक्षु। सोचिए, चलिए आप आंसर सोच लिए होंगे, हम बता रहे हैं आपको आंसर। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है। दरअसल तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द के समान होते हैं। तत्सम मतलब उसके समान, और सब तद्भव वो होते हैं जो उससे उत्पन्न हुए होते हैं। जो जनरली भाषा यूज होती है आज, वो तद्भव होती है। जो संस्कृत के शब्दों के समान होते हैं वो तत्सम होते हैं। तो जो दधि है ये संस्कृत के शब्द के समान है, ओष्ठ भी समान है, चक्षु में आँख होता है ये भी समान है, लेकिन श्रृंगार तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन तीसरा सही है। श्रृंगार तत्सम नहीं है, इसका तत्सम श्रृंगार होता है। जो इसका तत्सम होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता है, ऐसे श्रृंगार, ये इसका तत्सम बनता है। ये शब्द आप कई जगह लिखा देखे होंगे, याद होगा आपको। तो ये बनता है। जबकि दधि का तद्भव दही होता है, उष्ट का तद्भव ऊँट होता है, चक्षु का तद्भव आँख होता है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये तत्सम शब्द नहीं है, श्रृंगार। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग पहचानना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में मतलब कौन सा पुरुषवाचक है? राशि, पक्षी, चील, कुर्सी। सोचिए कौन सा पुल्लिंग है। चलिए आंसर बताते हैं आपको।
यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, पक्षी। पक्षी पुल्लिंग होता है, जैसे आप लिखते हो ना पक्षी उड़ती है, ऐसा तो लिखते नहीं, आप लिखते हो पक्षी उड़ता है, तो उड़ता है पुल्लिंग है, तभी आप उड़ता है कहते हैं। अगर स्त्रीलिंग होता तो आप उड़ती है कहते हैं, तो पक्षी पुल्लिंग है। और बाकी सब राशि, आज रास देखी गई, चील, चील भी स्त्रीलिंग है, कुर्सी भी स्त्रीलिंग है। तो कुर्सी टूट गई, ये नहीं कहते कुर्सी टूट गया, कुर्सी टूट गई, तो ये भी स्त्रीलिंग है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पक्षी पुल्लिंग है, शेष सभी स्त्रीलिंग है। कुछ से संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग ही रहती हैं, जैसे खटमल, भेड़िया, चीता, मच्छर। मच्छर मर गया नहीं, आप ये नहीं कहते मच्छर मर गई। खरगोश, ये सब पुल्लिंग में आते हैं, तो इसमें पक्षी भी है, पक्षी भी पुल्लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृत और विष किसकी रचना है? साहित्य से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको भी किताब से। पहला है अमृतलाल नागर की, अब्दुल बिस्मिल्लाह खां की, केदारनाथ अग्रवाल की, सुमित्रा नंदन पंत की। सोचिए किसकी रचना है अमृत और विष? चलिए आप सोच लिए होंगे, मैं आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, अमृतलाल नागर की। अमृत और विष हिंदी के विख्यात साहित्यकार अमृतलाल नागर द्वारा रचित एक उपन्यास है, जिसके लिए उन्हें 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, 1967 में। तो याद रखिएगा, ये अमृतलाल नागर की है, अमृत और विष, उन्हीं के नाम से अमृत और विष, अमृतलाल नागर। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अलंकार से है, बहुत बार ये पूछा गया है। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। सोचिए, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, कौन सा अलंकार है यहाँ पर? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, श्लेष अलंकार। श्लेष मीन्स होता है चिपका हुआ, जहाँ पर कोई शब्द बार बार आए और उसका अर्थ अलग हो। तो यहाँ पर देखो, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती, इस वाक्य में श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, श्लेष अलंकार होता है। जैसे तीन बेर, यहाँ पर खाने वाले बेर की बात हो रही है, जो आप बेर, जिसे बैर बोलते हैं आम भाषा में, तो तीन बैर खाती थी, और वो तीन बेर मतलब तीन बार खाती थी, तो अर्थ अलग है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला देखते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, किसी किसी की या फिर का पाकर उसके प्रति का भाव प्रकट करना आवश्यक है, इसके विकल्पों में सही चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर खाली स्थान जो ये है और ये वाला खाली स्थान है, क्या भरा जाएगा? अनुदान और कृतघ्न, सहायता और कृतज्ञता, उपकार और गुलामी, ममद और कर्ज। सोचिए क्या भरा जाएगा यहाँ पर? एक मिनट आप देख लीजिए अच्छे से, क्या भरा जाएगा, सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा भरा जाएगा, सहायता और कृतज्ञता। कृतज्ञता, दरअसल किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है, ये दूसरा भरा जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को भर भर के चेक कर लीजिए, जो ज़्यादा सटीक बैठे वही आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, विकल्पों में, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द पहचानिए। आपको यहाँ पर पुल्लिंग पहचानना है, सेना, धरती, मणि, कुटुंब। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, कुटुंब जो है पुल्लिंग शब्द है। दरअसल दिए गए विकल्पों में कुटुंब पुल्लिंग शब्द है। विदित है कि समुदायवाचक शब्द जैसे समाज, दल, परिवार, कुटुंब, वंश, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। जबकि आप सुने होंगे सेना, सेना मारी गई, सेना मारा गया नहीं होता, मारी गई मतलब स्त्रीलिंग में है। धरती, धरती चल रही है, धरती घूम रही है, घूम रहा है नहीं, तो ये भी स्त्रीलिंग में। मणि मिल गई, मिल गया नहीं बोले तो मिल गई, तो ये सभी स्त्रीलिंग में। लेकिन कुटुंब, दल, परिवार, वंश, समाज, ये सब पुल्लिंग में आते हैं, तो याद रखेंगे आप इसको। अगला देखते हैं। अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है, मतलब उसी के पर्यायवाची के रूप में आप यूज कर सकते हो। भावस्मरणीय, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष का समानार्थी है? भावस्मरणीय, साक्षात, नक्षत्र, अविस्मरणीय। सोचिए। तो बहुत सरल है, सोच लिए होंगे। यहाँ पर आंसर दूसरा सही होगा, प्रत्यक्ष मीन्स सामने, साक्षात मीन्स सामने,
तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही होगा। तो ऑप्शन प्रत्यक्ष का जो समानार्थी होगा साक्षात होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आपको इसको क्रम से लगाना है। क्रम है, पहला है कि रावण तो सिर्फ रावण है, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराजा रावण को दशानन भी कहते हैं। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। इसको आप क्रम से लगाइए। ABCD होगा कि BCAD होगा कि BDAC होगा कि BADC होगा, सोचिए। चलिए आंसर सोच लेंगे, हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, BADC। दरअसल बी मतलब कि रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। ए रावण तो रावण है। डी राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। और सी राजाधिराज लंकाधिपति महाराजा रावण को दशानन भी कहते हैं। तो ये सही क्रम में है, तो याद रखिएगा। इस तरह से आपको क्रम लगाने को भी आएगा, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है मोटा शब्द का अन्यलिंग मतलब स्त्रीलिंग पूछ रहा है। अन्यलिंग आए तो समझ लो स्त्रीलिंग की बात कर रहा है। तो अन्यलिंग क्या होगा? मोटापा, मोटी, मोटे, मेटापन। सोचिए, तो बहुत सरल है। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, मोटा का शब्द जो मोटा का जो स्त्रीलिंग होगा मोटी होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? ये बहुत सरल है, बहुत बार पूछा गया है, सोचिए। यहाँ पर ऑप्शन है भक्ति, शांत, वात्सल्य, श्रृंगार। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही होगा, शांत रस का जो स्थायी भाव है निर्वेद है। रसों के स्थायी भाव होते हैं। दरअसल श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति, हास्य रस का हास होता है, करुण रस का उत्साह होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, वीर रस का उत्साह होता है, भयानक रस का भय होता है, विभत्स रस का जुगुत्सा होता है, अद्भुत रस का विस्मय होता है, शांत रस का सम या निर्वेद होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन दूसरा सही था। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उपमेय और उपमान का अभेद आरोप होता है किसमें? उपमा अलंकार में, रूपक अलंकार में, श्लेष अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में। सोचिए, बहुत नजदीकी क्वेश्चन है ये, और अलंकार आप पढ़ के जाएंगे। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का अभेद आरोप होता है। दरअसल जहाँ गुण के अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपित कर दिया गया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचल भृंग। ये सब रूपक अलंकार के ही उदाहरण हैं। तो इसका जो परिभाषा है वो ये है कि जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोपित कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो ये ऑप्शन दूसरा सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहाँ आओगे मैं मिलूंगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? वहाँ, की, तहाँ, पर। सोचिए, यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, वहाँ जहाँ आओगे वहाँ मैं मिलूंगा। तो ऑप्शन पहला सही है, सरल भी रहा है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के लिए प्रसिद्ध है। मतलब डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? किस क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है? उपन्यास, कहानी, निबंध, एकांकी। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, एकांकी के लिए प्रसिद्ध है। दरअसल डॉक्टर राम कुमार वर्मा का योगदान एकांकी के लेखन में है। इन्होंने दीपदान, बादल की मृत्यु एवं कौमुदी महोत्सव आदि प्रमुख एकांकी की रचना की है। तो आप दीपदान तो पढ़े होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर। ये तो बहुत पढ़े होंगे, बहुत प्रचलित है, गलत नहीं होना चाहिए। आप सुने होंगे कि मुझे तोड़ लेना बनवा ले, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पे जाते वीर अनेक। ये पुष्प की अभिलाषा है। किसने लिखा है इसे? चलिए आंसर बताते हैं आपको। पुष्प की अभिलाषा कविता की रचना माखनलाल चतुर्वेदी ने किया है। आशा करते हैं कि आपका ढेर सारा सही होगा। अगर आप 32 के आसपास सही कर रहे हैं तो समझ लीजिए हिंदी की तैयारी बहुत अच्छी है आपकी। 32 से 35 के बीच में अगर सही हो रहा है,
अगर 27 से भी 30 के बीच में सही हो रहा है तब भी ठीक है, और कोशिश करिएगा आप एग्ज़ाम में भी इतना ही सही करें। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिलेगी, और ऐसे बच्चों के पास भी शेयर कर दीजिए जो तैयारी में लगे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।